गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त लेकर। चंद्रगुप्त नाटक का ये दूसरा अंक है। दूसरे अंक का पहला भाग हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये दूसरे अंक का दूसरा भाग है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग 4 दृश्य पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज 5वां दृश्य हमको देखना है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे आपको दिखाते हैं कि मालविका और चंद्रगुप्त, अंतिम बात मालविका और चंद्रगुप्त की है। मालविका जो है कहती है कि तुम इंद्रजालिक हो, कभी कुछ बहुत सारी चीज़ें, इतना कह रहा है कि भला इतना सुंदर रूप तुम्हें, तमाम उसकी प्रशंसा करती है। तो चंद्रगुप्त भी कहता है कि सुबह तुम्हारी सरलता पर मैं भी मुग्ध हूँ, तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी, और भी कुछ बातें पूछी रहती है। तो वो कहती है, लेकिन मल्लिका एक और बात कहती है लास्ट में कि स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछड़ने का भय भी होता है। और मेरा जो हृदय है वो चिकना होता जा रहा है तुम्हारे प्रति स्नेह से। कहीं ये हृदय जो है बिछड़ न जाए, इसका भी डर है। तुम अद्भुत युवक हो, तुम युवक जो हो अद्भुत हो। मैं देखती हूँ कि कुमार सिंहरण कब आते हैं। ठीक है, तो ये वार्तालाप पिछली वीडियो में हुआ था। अब आगे की वीडियो में चलते हैं। अब यहाँ 5वां दृश्य है, और 5वें दृश्य में जो है 5वां जो दृश्य है स्थलबंदी गृह और घायल सिंहरण और अलका, यहाँ का ये दृश्य है। अलका कहती है अब तो चल फिर सकोगे, सिंहरण से कहती है कि अब तो चल फिर सकोगे। तो सिंहरण कहता है हाँ अलका, परंतु बंदी गृह में चलना फिरना व्यर्थ है। जब बंदी ही हैं तो यहाँ तो चलना फिरना ही व्यर्थ है, चलने फिरने से कोई फायदा है। अलका नहीं मालो, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। कह रहा है कि हे मालो को राजकुमार है सिंहरण। तो ये कहती है कि तुम थोड़ा जल्दी स्वस्थ होने की चेष्टा करो, जल्दी ठीक हो जाओगे तो तुम्हारी आवश्यकता है। सिंहरण कहता है क्या? अलका सिकंदर की सेना रावी नदी यानी झेलम नदी को पार हो रही है, पंचनद से संधि हो गई है। पंचनद से क्या हो गई है? संधि हो गई है। अब यवन लोग निश्चित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। सिंहरण कहता है कैसे? अलका छपड़क वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आता था, उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। गीत में ही उसने अपनी बात को कह दिया। सिंहरण तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका बोलती हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। सिंहरण तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा, तब तो मालव राज्य पे भी आक्रमण होगा। अलका कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहाँ पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंहरण उठकर तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका परंतु तुम बंदी हो। सिंहरण जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ वहां पर। अलका कुछ सोचने लगती है। तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदनी हूँ? सिंहरण कहता है क्यों, तुम क्यों बंदनी हो? अलका आम्भिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है, क्योंकि आम्भिक ने पर्वतेश्वर से क्या कर लिया है? संधि कर लिया है। और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भंगनी से आम्बिक का ब्याह कर दिया है। कह रहा है कि पर्वतेश्वर से
और सिकंदर से संधि हो गई है। और चूंकि आम्बिक से भी पर्वतेश्वर की संधि हो चुकी है, क्योंकि पर्वतेश्वर पौरुष हार जाता है, सिकंदर उसे माफ भी कर देता है, क्योंकि उससे पूछता है बताओ क्या एक राजा एक दूसरे राजा से को क्या दंड दे। तो इन बातों को आप जान ही रहे हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो पर्वतेश्वर से आम्बिक का क्या करा देता है, वो संधि करा देता है। और जो पर्वतेश्वर की जो भगनी है उसका विवाह जो है आम्बिक से तय हो जाता है, जो कि पहले पर्वतेश्वर नकार रहा था, इनकार कर रहा था, लेकिन अब तैयार हो गया। परंतु आम्बिक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। आम्बिक यह जानता है कि मैं यहाँ बंदनी हूँ, लेकिन मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊँ। कह रहा है कि उसकी भीतरी इच्छा थी, उसका आंतरिक मन ये कहता था कि जो पर्वतेश्वर है, पर्वतेश्वर की कई रानियाँ हैं, उन रानियों में से मैं भी एक उसकी रानी बन जाऊँ। परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया था, मैंने इसे इनकार कर दिया था, ताकि हम दोनों का संबंध जो है एकदम दोनों राजाओं का बिल्कुल घनिष्ठ हो जाए। सिंहरण कहता है अलका तब क्या करना होगा। अलका यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है तुमको छुड़ा दूं। कह रहे कि अलका अगर मैं तैयार हो जाऊं कि ठीक है मैं पर्वतेश्वर से विवाह कर लूंगी, तो आम्बिक तुम्हें भी छोड़ देगा, मुझे भी छोड़ देगा। सिंहरण कहता है मैं अलका, मुझसे पूछती हो, मैं क्या जवाब दूं। अलका दूसरा उपाय क्या है। दूसरा तो कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। सिंहरण मेरा सिर घूम रहा है। अलका तुम पर्वतेश्वर की प्रणयनी बनोगी, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयनी बनोगी। अच्छा होता कि इसके पहले ही मैं न रह जाता। कह रहा कि तुम पर्वतेश्वर की पत्नी बनो, इससे पहले कि अच्छा होता कि मैं ही न रहता, मैं मर जाता। अलका क्यों मालो, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है। सिंहरण बोलता है कठिन परीक्षा न लो अलका, मैं बड़ा दुर्बल हूँ। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। मैंने जीवन में या मरण दोनों हो, चाहे जिंदा रहूं चाहे मरूं, मरते समय भी तुम्हारा साथ और जीते समय भी तुम्हारा साथ न छोड़ने का एक प्रण किया है, संकल्प किया है। तो तुम्हें कैसे पर्वतेश्वर से विवाह करने के लिए कह दूं। अलका मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है, मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है सिंहरण, और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में। तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। सिंहरण कहता है कि तब मुझे ये आज्ञा दो कि मैं रणभूमि में लड़ते लड़ते प्राण त्याग दूं। अलका हंसते हुए चिढ़ गए ना। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनाद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊँ। अलका कहती है हंसते हुए कि तुम चिढ़ गए ना ये बात सुन करके। तो बताती है वास्तविकता कि आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर के लिए पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊँ। सिंहरण यह भी कोई हंसी है। अलका बोलती है बंदी जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंहरण चला जाता है। अलका बोलती है सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है। कहती है कि तुम्हारा हृदय बड़ा सुंदर है, निश्चल है, और इसलिए तुमसे हंसी करना भी अन्याय ही है। परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। और गीत गाती है प्रथम यवन मदिरा से मत मत, प्रथम यवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्हाने की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। बेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम।
उड़ रही हथ पथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं यह बिछलन राह। संभलते धीरे धीरे चलो, इसी मिस तुमको लगे विलम्ब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत बह चलेगा आँखों की राह। और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अथाह। ऐसे गीत गाती है। तब तक पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है, जो राजा पौरुष है उसका प्रवेश होता है। और पर्वतेश्वर बोलता है, सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका, यह बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं यहाँ कब तक रहूँगी। अब जिसने बंदी बनाया वही बताए मैं कब तक यहाँ रहूँगी। पर्वतेश्वर, तुम्हें कौन बंदी कहता है? यह तुम्हारा अन्याय है। अलका, चलो सुसज्जित रात भवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका, नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। पर्वतेश्वर, इसका तात्पर्य है, अलका बोलती है, कि कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यह उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्वतेश्वर बोलता है, व्यंग न करो अलका। पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया वह भारत का एक एक बच्चा जानता है। परंतु दैव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए? जब देवता ही प्रतिकूल हो, मेरा सहयोग न करें, तब क्या किया जाए? अलका बोलती है, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत न होगी। हम लोग जो आपके लिए, देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यौनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए हैं, है ना? पर्वतेश्वर, बंदी कैसे? अलका, बंदी नहीं तो और क्या, सिंहरण जो आपके साथ युद्ध करते हुए घायल हुआ है, आज तक वह क्यों रोका गया है? पंचनाथ, नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है। पर्वतेश्वर बोलता है, कौन कहता है सिंहरण बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ। अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध किया चाहता हूँ। अलका, क्यों? पर्वतेश्वर, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर बोलता है कि कौन कहता है कि सिंहरण बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ। अलका, परंतु उससे मैं द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। किया नहीं होना चाहिए, यहाँ करना चाहता हूँ, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तो अलका कहती है कि क्यों तुम सिंहरण से क्यों लड़ना चाहते हो? पर्वतेश्वर बोलता है, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। वो भी तुमसे प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करता हूँ, तो फिर दो प्रेमी तुम्हारे नहीं हो सकते। अलका बोलती है, महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। कह रहे कि यदि तुम सिकंदर से द्वंद्व युद्ध करते तो अलका अवश्य इस बात पर विचार करती। पर्वतेश्वर, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी? अलका, सच कहो, ये सच है? अलका कहती है, तब विचार करूंगी, उस समय में विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं है कि आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध करेंगे। पर्वतेश्वर बोलता है, क्या प्रमाण चाहती हो? अलका, सिंहरण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने? वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायता न करे और सिंहरण अपनी मालव की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए और सिंहरण को यहाँ से छोड़ा जाए ताकि अपने मालव राज्य की वो रक्षा कर सके। पर्वतेश्वर बोलता है, मुझे स्वीकार है। अलका, तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर, एक शर्त है। अगर इस शर्त को मान लिया जाए तो पर्वतेश्वर बोलता है, वह क्या है? अलका, यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूँगी। जब तक सिकंदर भारत में रहेगा मुझे स्वतंत्र रहना है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। पंचनद, नरेश, यह दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। पर्वतेश्वर बोलता है, सच कहती हो अलका?
अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसी कहोगी वह वही होगा। सिंहरण के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिव का। देखो भूलना मत, अर्थात तुम राजमहल आ जाना। चिंतित भाव से प्रस्थान करता है। कुछ सोचते हुए वो वहां से चला जाता है। छठा दृश्य। छठे दृश्य में मालवों के अस्कंधारवार में युद्ध परिषद है, वहां का दृश्य दिखाया गया है। देवबल। देवबल परिषद के सम्मुख मैं यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूं कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव क्षुद्रकों से हुई है उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गढ़ों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मगध चंद्रगुप्त ही हों। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। तब तक सिंहरण का प्रवेश हो जाता है परिषद में। वहाँ पर तैयार होता है कि भाई ये सेना जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा। तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त को बनाया जाए। तब तक सिंहरण का प्रवेश हो जाता है। सब बोलते हैं कुमार सिंहरण की जय हो। सब बोलते हैं, जितने लोग वहाँ थे। नागदत्त बोलता है मगध एक साम्राज्य है, मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवी और ब्रिजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करती हूँ। तो नागदत्त जो है बोलता है कि मगध एक साम्राज्य है, लिच्छवी और ब्रिजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी, और चंद्रगुप्त जो है मगध का निवासी है। तो कहता है कि जो हमारे राज्य को कुचल दिया, मसल दिया, वहाँ का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह तो अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मुझे चंद्रगुप्त का सेनापति बनना स्वीकार नहीं है, नागदत्त कहता है। सिंहरण कहता है मैं मालव सेना का बालाधिकृत हूँ, मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही मैं संधि विग्रहिक का कार्य गणित की समस्या भी करता हूँ। पंचनद की परिस्थिति में मैं स्वयं देख आया हूँ और मगध चंद्रगुप्त को भी भलीभांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ। और भी मेरी एक प्रार्थना है, उत्तरापर्त के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करेंगे। गढ़मुख्य बोलते हैं आर्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवे। चाणक्य व्यासपीठ से बोलते हैं उत्तर पथ के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यहाँ नहीं है, क्योंकि लिच्छवी और ब्रिजियों का अपकार करने वाला मगध का राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है, वहाँ सलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि ठीक है, मगध का जो राजा है उसने अपमानित किया मालवों को या पददलित किया, जो भी किया है, लेकिन उसका राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मगध भी स्वतंत्र होने वाला है, गणतंत्र होने वाला है और हम लोग कराएंगे। जो भी है सांत्वना देता है उस सभी लोगों को चाणक्य, और कहता है कि इस समय ये जो सेना गठित की गई है इसका एक सेनापति होना चाहिए और मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त से अच्छा कोई नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए चंद्रगुप्त को बनाया जाए। वितस्ता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का यह फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आवेगी। कह रहे हैं कि अब पर्वतेश्वर की सेना जो है यवन आक्रमणकारियों के की सहायता के लिए अब नहीं आएगी। ये भी चंद्रगुप्त का ही योगदान आप कह सकते हैं। उसी के प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उनका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है।
वह अपनी विद्रोही सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नौबल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है, उसमें मालवों का नाश निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को वरण करें तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने भी सेनापति बनाया है। नागदत्त बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य बोलता है, प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों को एकनिष्ठ होना ही लाभदायक है। फिर तो मालव और क्षुद्रक दोनों ही स्वतंत्र संघ हैं और रहेंगे। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गणराष्ट्र आगामी दिनों में और भी आ मिलेगा। नागदत्त कहता है, मैं समझ गया, चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। जब चाणक्य फिर दोबारा उसको समझाने की कोशिश करता है तो नागदत्त कहता है, ठीक है, मुझे भी चंद्रगुप्त का सेनापति बनना स्वीकार है। सिंहरण कहता है, अन्न पान और वैसज्य सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। गणमुख्य यह उन लोगों की इच्छा पर है। अस्तु महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त को वरण करने की आज्ञा परिषद देती है। तो वहाँ के जितने भी लोग थे सब लोग मान लेते हैं कि चंद्रगुप्त ही जो है सेनापति बनेगा और सब लोग मिल करके जय घोष करते हैं। 7वां दृश्य यहाँ स्टार्ट होता है। प्रत्युत्तर का प्रवेश होता है, यानी पौरुष का प्रवेश होता है। अलका बोलती है कि सिंहरण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा। अब अधिक नहीं, आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निवृत्त में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा। प्रत्युत्तर तक प्रवेश कर जाता है और जैसे अलका सब सोच रही है कि वो मुझे भाई मुझे भी वहाँ जाना है, युद्ध होने वाला है, मुझे भी वहाँ जाना है। और सिंहरण जो है उम्मीद से मुझे देख रहा होगा कि अलका आएगी तो मुझे कोई उपाय लगाना पड़ेगा। और जैसे आकाश की ओर ताकती है, जैसे कोई गणितज्ञ जो है आंकड़ा भिड़ा रहा हो कि कैसे यहाँ से निकला जाए, कुछ उपाय बना रही है। तब तक प्रत्युत्तर का प्रवेश हो जाता है। प्रत्युत्तर कहता है, अलका बड़ी दुविधा में हो, बड़ी दुविधा है। अलका कहती है, क्यों पौरव, क्या दुविधा है? प्रत्युत्तर, मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूँ कि मालव युद्ध में मैं भाग न लूँगा, परंतु कह रहे कि मुझे तुमने रोक रखा है कि मैं मालव और जो युद्ध कर रहे हैं यवन से, मैं उसमें भाग न लूँ। परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वरोहियों लेकर रावी तट पर मिलो। और वो कह रहा है कि 8000 अश्वरोही लेकर के रावी नदी के तट पर मिलो। और मैं तुमसे कहा हूँ कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरी सेना नहीं जाएगी। अब ये दुविधा है कि उसकी बात मानूं या तुम्हारी। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है, और साथ ही कुछ पता चला है कि यवन की सेना अपने देश की ओर भी कुछ लौट रही है। अलका अन्य मनस्क होकर, यानी अनमना होकर के कहती है, हाँ कहते चलो। प्रत्युत्तर बोलता है, तुम क्या कहती हो अलका? अलका, मैं सुनना चाहती हूँ। प्रत्युत्तर, बतलाओ मैं क्या करूँ, तुम्हारी बात मानूं कि यवनों की बात मानूं? अलका, जो अच्छा समझो, मुझे देखने दो। ऐसी सुंदर बेड़ी, फूलों से गुथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर बेड़ी, आहा। प्रत्युत्तर, क्या कह रही हो? अलका, गाने की इच्छा होती है, सुनोगे मैं गाऊं? और उसके बाद गाना शुरू करती है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, बिरश बदन पर चिंता ले,
छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पथ में उड़ न रही है कोमल धूल। कादम्बनी उठी यह ढकने वाली, दूर जलधि के कूल। समय बिहग के कृष्ण पक्ष में, रजत चित्र सी अंकित कौन। तुम हो सुंदरी तरल तारिके, बोलो कुछ बैठी मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी, फिर प्यासी आंखें क्यों नादान। रूप निशा की उषा में, फिर कौन सुनेगा तेरा गान। प्रत्युषर बोलता, अलका मैं पागल होता जा रहा हूँ और तुम गाना गा रही हो, यह तुमने क्या कर दिया है। अलका, मैं तो गा रही हूँ। प्रत्युषर, प्रयास न करो, बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अलका, यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। अलका कह रही है कि अगर सिकंदर तुम्हें युद्ध में बुला रहा है अपने सहयोग के लिए, यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा राज्य वो ले लेगा, जो उसने तुम्हें हरा करके और फिर भी तुम्हारा राज्य जो है लौटा दिया था वो ले लेगा, तुम्हारा राज्य चला जाएगा। प्रत्युषर बोला, यही तो बड़ी विडंबना है। अलका, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। यह राज्य दूसरे के अधिकार में है, पराधीनता से बढ़कर और विडंबना क्या हो सकती है। अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। अब तुम समझ गए। अलका कहती है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो तुमने संधि की थी वो संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। प्रत्युषर बोलता है, मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वरोहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पहले 1000 अश्वरोहियों को लेकर के जाता हूँ, 8000 कहा है तो 1000 लेके जाता हूँ, और उसके बाद कुछ बहाना करूँगा, कुछ बहाना निकालूंगा, ढूंढ निकालूंगा। अलका बोलती है, मन में ही बोलती है कि मैं चलूं, निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा न मिलेगा। वो मन ही मन सोचती है कि मैं चलूं, निकल भागने का ये अच्छा अवसर है, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। प्रकट करती है अब अपनी बात को, अब कहती है, पहले मन में कही, अब जो है प्रकट करती है, बोलती है, अच्छी बात है परंतु मैं भी साथ चलूंगी। वो बोलती है कि बात अच्छी है परंतु मैं भी साथ चलूंगी, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी, तुम भी चलो, तुम 1000 अश्वरोहियों को लेकर चलो, मैं भी चलती हूँ। प्रत्युषर का प्रस्थान होता है। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में दूर पर कुछ नावें भी दिखाई देती हैं। मालविका कहती है, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त, जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंहरण को कहीं छोड़ा। मालविका, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त सैनिक से, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे। अब देखिए, चंद्रगुप्त जो है सैनिकों का संचालन कर रहा है और ये भी रावी नदी के तट पर कुछ दूरी पर जो है आ पहुँचे हैं। और वहाँ पर मालिका बोलती है कि मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए, कुछ पूछ रही है। और चंद्रगुप्त कहता है, जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यक सामग्री, जो तुम्हें जरूरी सामग्री है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंहरण को कहीं छोड़ा, और पूछ रहा है कि क्या तुमने कहीं सिंहरण को कहीं छोड़ा। मालिका, आते ही होंगे। तो चंद्रगुप्त कहता है सैनिकों से कि तुम लोग कितनी दूर तक गए थे, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे, सैनिकों से पूछता है। तो सैनिक कहता है, अभी 4 योजन तक यवनों का पता नहीं था, 4 योजन हम गए थे और वहाँ तक जो है यवनों का कुछ पता नहीं था, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। लेकिन कुछ भारतीय सैनिक जो है रावी नदी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 हिस्त्रिकाएँ वहाँ निरीक्षण कर रही हैं। उन पर धनुर्धर हैं, उन पर धनुषधारी यानी धनुष लेकर के तैयार धनुषधारी निरीक्षण कर रहे हैं। सिंहरण कहता है, प्रवेश करता है यानी एंट्री करता है वहाँ पर, तब तक वो भी आ जाता है और बोलता है कि वह प्रत्युषर की सेना होगी। वह सेना किसकी होगी? पर जो कहता है कि जो तुमने भारत की सेना देखी तो वो जो है प्रत्युषर की सेना होगी, वही ले गया होगा। किंतु मगध आश्चर्य है,
सिंहरण कहता है किंतु मागध भी आश्चर्य है। चंद्रगुप्त आश्चर्य कुछ नहीं, सिंहरण क्षुद्रकों के केवल कुछ ही गुल्म ये हैं और तो। चंद्रगुप्त बोलता है चिंता नहीं, कल्याणी के मगध सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में हैं, यवनों को इधर आ जाने दो। तो चंद्रगुप्त कहता है कि चिंता मत करो, वो मगध सैनिक कल्याणी के हाथ में हैं और वो भी जो है घात लगाए हुए बैठे हैं, यवनों को इधर आ जाने दो। सिंहरण थोड़ी सी हिस्त्रिकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंहरण कहता है प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा। यवनों की जो सेना है, जो पानी वाली सेना है, जल सेना है, उस पर आक्रमण करना होगा। विजय के विचार से नहीं, उन पर जीत करने का विचार लेकर के आक्रमण नहीं करना है, बस उनको उलझाए रखने के लिए, केवल उलझाने के लिए, और उनकी सामग्री जो है बस वो नष्ट कर देना है। ठीक है, उनसे विजय प्राप्त करना नहीं है। सिंहरण संकेत करता है, कहता है कि नावें जा रही हैं, यानी सेना, जल सेना जा रही है। मालविका बोलती है तो मैं स्कंधावर के पृष्ठ भाग में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त बोलता है विचार करके अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर से अलका उतर पड़ती है और उसी पर से अलका उतर जाती है। सिंहरण आश्चर्य से तुम कैसे अलका? अलका प्रत्युत्तर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है और मालवों की नावें घूम रही थी। मैं जानबूझ करके प्रत्युत्तर को छोड़कर वहीं पहुंच गई हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूं। चंद्रगुप्त देवी युद्ध काल है, नियमों को तो देखना ही पड़ेगा। मालविका ले जाओ इन्हें उपवन में। कहता है कि इन्हें लेकर जाओ, यानी अलका को ले जाओ। मालविका और अलका का प्रस्थान होता है। मालव रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश होता है। यवन बोलता है मालव के संधि विग्रहिक अमात्य से मिलना चाहता हूँ। सिंहरण बोलता है तुम दूत हो? यवन हाँ। सिंहरण कहो मैं यही हूँ, मैं ही हूँ। यवन कहता है देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता मुझसे आकर भेंट करे और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करे। कह रहा है कि सिकंदर ने कहा है, सिकंदर ने आज्ञा दिया है कि जो मालव का जो नेता है वो आकर के मुझसे मिले और जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करे। मुझे आगे बढ़ने के लिए जल में जो असुविधा होगी उसकी व्यवस्था करें। सिंहरण कहता है सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई है। कह रहा है कि सिकंदर से और मालवों से ऐसी कोई संधि नहीं हुई कि मैं उसकी जो कहे वो बात मानता जाऊं, जिससे वे इस कार्य के लिए मुझे बाध्य कर सके। ऐसी कोई संधि नहीं है। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है। अगर भेंट करने की बात है तो मालव सदैव प्रस्तुत है, चाहे संधि परिषद में या फिर रणभूमि में, जहां कहो वहां प्रस्तुत है। यवन बोलता है तो यही जाकर कह दूं? सिंहरण कहता है हाँ जाओ। रक्षकों से कहता है इन्हें सीमा तक पहुंचा दो, इन्हें जाने दो। यवन का रक्षकों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त मालव हम लोगों ने भयानक दायित्व तो उठाया है। चंद्रगुप्त कहता है कि हे मालव, हम लोग बहुत भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा और इसलिए इसको निभाना होगा। सिंहरण कहता है जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे बीरवर। कहता है कि चाहे जीऊं या मरूं, ठीक है, चाहे जीऊं या मरूं, इसका मुझे डर नहीं है, पर अंतिम समय तक लड़ेंगे। चंद्रगुप्त कहता है परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते। कह रहा है कि परंतु यवन लोग जो है वो आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य करते हैं। कह रहा है कि यवन जो है वो नीति से नहीं लड़ते हैं, वो हमसे युद्ध नहीं करेंगे, यानी सैनिक से युद्ध नहीं करेगा। वो ये गांवों के लोगों को, गांव को जला देंगे, गांव को लूट लेंगे, किसानों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, औरतों को मारेंगे, इस प्रकार की वो रणनीति करते हैं।
सिंहरण कहता है युद्ध सीमा के पार के लोगों को भिन्न दुर्गों से एकत्र होने की आज्ञा प्रचारित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। कहता है कि सीमा के पास जितने लोग हैं उनको जो है वहाँ से हटाया गया है, आज्ञा दे दी गई है, फैला दिया गया है समाचार, और बाकी जो बच गए होंगे जो आगे होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त बोलता है पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंहरण कहता है क्या? चंद्रगुप्त कहता है कि यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार भी हो सके भारतीय सीमा के बाहर करना है। इसलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। इसलिए अपनी नीति से नहीं, शत्रु की नीति से ही युद्ध करना होगा। सिंहरण कहता है सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएगी, चलिए, और सब प्रस्थान करते हैं। नवा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत है। यह दृश्य शिविर जो लगा है, शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य हैं और उनकी बात हो रही है। कल्याणी कहती है आर्य अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए। कल्याणी कहती कि हे आर्य अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने बिपाशा के अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं है और अमात्य राक्षस भी आ गए हैं उनके साथ मेरा जाना ही उचित है। तो चाणक्य आप जानते हैं कल्याणी मगध की राजकुमारी है और राक्षस जो है मगध का अमात्य है। तो चाणक्य कहता है और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? चाणक्य कहता है कि तब चंद्रगुप्त से क्या कहा जाए? कल्याणी कहती है कि मैं नहीं जानती चाणक्य, परंतु राजकुमारी उसका असीम प्रेमपूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा, वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। कल्याणी आर्य मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश हो जाता है। राक्षस कहता है कौन? चाणक्य? चाणक्य कहता है हाँ अमात्य, राजकुमारी मगध लौटना चाहती हैं। राजकुमारी कल्याणी जो है अब यहाँ से मगध जाना चाहती हैं। राक्षस तो उन्हें कौन रोक सकता है? चाणक्य क्यों, तुम रोकोगे? चाणक्य कहता है कि क्यों तुम रोकोगे, और कौन रोकेगा? राक्षस क्या तुमने सब को मूर्ख समझ लिया है? राक्षस बोलता है चाणक्य जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य मगध की रक्षा अभिष्ट नहीं है। मगध की रक्षा जरूरी नहीं है क्या? राक्षस मगध विपन्न कहाँ है? कह रहा है कि मगध को क्या दिक्कत है? चाणक्य तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और यवन से भी यह कह दिया जाए कि वास्तव में यह स्कंधावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं, जिससे भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं होना चाहते। यह तो क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस विचार करता है आह ब्राह्मण मैं स्वयं रहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा, यह तो मान लेने योग्य सम्मति है। परंतु चाणक्य कहता है फिर परंतु लगाया, तुम स्वयं रहो या राजकुमारी भी रहें, और तुम्हारे साथ जो नवीन गुल्म आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। जब सिकंदर रावी नदी पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना की जरूरत पड़ेगी। राक्षस बोलता है फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है। कहता है कि फिर भी मुझे मगध पर स्नेह है, मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से बचाना चाहता हूँ। मैं उसे उजड़ने से और वहाँ होने वाली हत्याओं से मैं उसे बचाना चाहता हूँ। और उसके बाद प्रस्थान करता है। कल्याणी बोलती है क्या इच्छा है अमात्य? तो राक्षस से पूछती है कि क्या इच्छा है अमात्य? तो राक्षस कहता है मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राक्षस कहता है कि मैं चाणक्य का मुंह भी देखना नहीं चाहता, पर क्या करूं, इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूं। राजकुमारी यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता। कह रहा है कि यह मगध का विद्रोही है चाणक्य, इसे अब तक तो बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता न होती। यदि इसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता न होती तो इसे बंदी करा ली। कल्याणी कहती है जैसी सम्मति हो। चाणक्य का पुनः प्रवेश होता है और चाणक्य कहता है अमात्य सिंह पिंजड़े में बंद हो गया। राक्षस कहता है कैसे? चाणक्य जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा।
अपनी विजयों पर भूल कर उसने ऐसा किया, परंतु फंसा उनके चंगुल में। अब इधर क्षुद्रकों और मगधों की नवीन सेना से उसको बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस कहता है, तब तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो? चाणक्य, यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर बिपाशा के तट की रक्षा करो और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। राक्षस कहता है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं जाऊँगा। चाणक्य, यदि न करोगे तो अपना अनिष्ट करोगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपना ही अनिष्ट करोगे, मगध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो उसके बाद चाणक्य चला जाता है। कल्याणी बोलती है, विचित्र ब्राह्मण है अमर्त्य, मुझे तो इसको देखकर डर लगता है। राक्षस बोलता है, विकट है राजकुमारी, एक बार उससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, एक बार इसकी और मेरा दोनों का युद्ध होगा, ये निश्चित है। परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन अभी बचाना उसे जरूरी है, अभी सिकंदर से लड़ना है। कल्याणी कहती है, चलिए। कल्याणी का प्रस्थान होता है। चाणक्य पुनः प्रवेश करता है और बोलता है, राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था, इसलिए आया हूँ। राक्षस कहता है, क्या? चाणक्य कहता है, नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अब देखिए, थोड़ा सा ये सोच रहा है चाणक्य कि कहीं राक्षस जो है पीछे न हट जाए, इसीलिए थोड़ा सा चढ़ा रहा है। और चाणक्य ने कहा कि नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध हैं, इसका उसे पता चल गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक नहीं होगा, समझे? और अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक नहीं है। अगर जाओगे तो तुम, हो सकता है तुम्हें बंदी बनाया जाए, या हो सकता है तुम्हें मार दिया जाए। चाणक्य का सवेग यानी वेग के साथ तेजी से निकल जाता है। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है कि हाँ, सच में पता चल गया। मालव दुर्ग का भीतरी भाग 10वां दृश्य है, और यहाँ जो है मालव दुर्ग का भीतरी भाग, अंदर का दुर्ग के भीतर का दृश्य है। एक शून्य परकोटा सामने दिखाई दे रहा है। मल्लिका बोलती है, जिसमें मल्लिका है, तो मल्लिका बोलती है, अलका, इधर के कोई भी सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर से आवे तब? मल्लिका बोलती है कि अलका, इधर तो कोई सैनिक ही नहीं है, अगर शत्रु इधर से आ जाए तब क्या होगा? अलका बोलती है, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी सुख की नींद नहीं सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभिष्ट था, वहां तक पहुंच गई है। अलका कहती है कि जो ये सिंहरण का जो दुर्ग है, इसके जो भीतरी रक्षा का जो ये दुर्ग है, दुर्ग के जो भीतरी रक्षा का जो जिम्मेदारी है, वो स्वयं सिंहरण को दिया गया है। और चंद्रगुप्त जो है चले गए हैं युद्ध के लिए। कह रहे हैं कि जो होना न था, असंभव लग रहा था, अब वो हो चुका है, क्योंकि वो जल मार्ग से निकल रहे थे। जल मार्ग, और ये सेना चाह रही थी कि जल मार्ग से नहीं बल्कि वो स्थल मार्ग से आए, और ऐसा हो गया है कि अब वो जो है स्थल मार्ग से आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये युद्ध का अंतिम निर्णय शायद आज हो जाए। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभिष्ट था, यानी जिस जगह पर यवन सेना को लाना चाहिए था, लाने की जो इच्छा थी वही हुआ है, वह वहाँ तक आ गई है। ठीक है, अगर जल मार्ग से जाती तो शायद दूसरे ओर निकल जाती, उधर इन सबको विजय कर पाना मुश्किल हो जाता। तो इन्होंने जल मार्ग पर उनको उलझाया, रोका, और जिससे वो स्थल मार्ग की ओर से घूमकर आ गए हैं। तो मालविका कहती है, अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देखकर, मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है, इस आपत्ति काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले और धनुष मैं रख लेती हूँ। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी
अलग करो। अलका, मैंने सेवा का व्रत लिया है। मालविका कहती है मैंने सेवा का व्रत लिया है, हत्या का नहीं, मुझे डर लगता है। अलका कहती है प्राणों के भय से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा, मुझे भयों से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका बोलती अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे, यहाँ जब तक कोई ना आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान होता है। अलका बोलती है संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है, बैठूं। अकस्मात बाहर से हल्ला उल्ला होता है, युद्ध का शब्द सुनाई देता है। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया क्या? सोचती है, परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन हो जाता है। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर के वार से बचकर वो दुर्ग में कूद जाता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंहरण का प्रवेश हो जाता है और दोनों में फिर युद्ध होता है। सिंहरण तलवार चलाते हुए, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। और सिंहरण कहता है कि तुमको इतना साहस नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतना साहस करके अंदर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है, तुम अकेले कैसे आ गए? तुम जानते हो कि अगर तुम मारे गए तो पूरा यवन समाप्त। सिकंदर बोलता है केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, मैं खुद लड़ना जानता हूँ, बचाओ अपने आप को। भाले का वार करता है, भाला फेंकता है। सिंहरण फुर्ती से बरछे को ढाल पर लेता है, वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है, परंतु सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं और इधर से मालव सैनिक भी पहुंच जाते हैं। सिंहरण बोलता है यवन दुस्साहस न करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ इनकी शुश्रूषा करो, सेवा करो। यवन बोलता है दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। कह रहे हैं कि ये दुर्ग का द्वार टूटेगा, अभी टूटेगा और हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग में घुस जाएंगे और इस दुर्ग को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, मटियामेट कर देंगे। सिंहरण बोलता है पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी हो गए, ले जाओ सिकंदर को, उठा ले जाओ। कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सेना यहाँ आ जाएगी? अरे पीछे के द्वार पर चंद्रगुप्त सेना लेकर के खड़ा है, ठीक है, सिकंदर को उठा करके ले जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। जब तक और मालवों को यह न विदित हो जाए कि यही वह सिकंदर है, ठीक है, तब तक इसे रखो, बंदी बनाओ। मालव सैनिक कहते हैं कि सेनापति, रक्त का बदला इस निशंस से निरीह जनता का अकारण बद्ध किया है, प्रतिशोध लिया जाए। प्रतिशोध क्या होगा? सिंहरण बोलता है ठहरो मालव वीर, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है, यह भारत के ऊपर एक ऋण था, प्रत्युत्तर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन जाओ, शीघ्र जाओ। तो वो कहता है कि यवन खून का बदला खून होता है, प्रतिशोध लिया जा। प्रतिशोध तो लिया ही नहीं गया, प्रतिशोध का क्या हुआ? तो सिंहरण कहता है कि यह भी प्रतिशोध है, इसने जो है प्रत्युत्तर को माफ किया था, उदारता दिखाई थी, हमने भी उदारता दिखा दिया, उसी का प्रत्युत्तर है। कहता है यवन ले जाओ, शीघ्र जाओ, यहाँ से ले जाओ, इसे छोड़ देता है। तीनों यवन सिकंदर को लेकर के जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सिंहरण बोलता है क्या है? सैनिक बोलता है दुर्ग द्वार टूट गया, यवन सेना भीतर आ रही है। सिंहरण कहता है कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो, मजबूती से लड़ो, समस्त मालव सेना से कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा, और समस्त सेना से कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा, अकेला नहीं। अलका से बोलता है तुम मालिका को साथ लेकर अंतःपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से रक्षित स्थान पर ले जाओ, क्योंकि दुर्ग का द्वार टूट चुका है। अलका मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा। जाओ, तुम जाओ लेकर के।
अलका का प्रस्थान होता है, यवन सैनिक का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ता हुआ आता है। यवन बोलता है, सेनापति सेल्यूकस, शूद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त बोलता है, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध चाहते हो, बताओ। मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है तुम्हारा जीवन। तुमने मुझे जीवन दिया है, मुझे एक बार जीवन दिया है, तो वो ऋण है मुझ पर। तो बताओ कि तुम युद्ध करोगे या मार्ग लेकर के जाओगे। सेल्यूकस कुछ सोचने लगता है, बोलता है, हम दोनों के लिए प्रस्तुत हैं। कहता है, हम दोनों के लिए प्रस्तुत हैं, युद्ध भी करेंगे, मार्ग भी लेंगे। किंतु चंद्रगुप्त कहता है, शांति, मार्ग दो, जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। चंद्रगुप्त कहता है कि शांति, मार्ग दो और जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर सिकंदर का जान बच जाए तो फिर आक्रमण करना। उसके बाद यवन सेना का प्रस्थान होता है और फिर चंद्रगुप्त का जय घोष होता है। चंद्रगुप्त सेल्यूकस को छोड़ देता है क्योंकि एक बार उसने उसकी जान बचाई है, ठीक है। तो चूँकि उसको चंद्रगुप्त घेर लिया है तो कहता है कि चंद्रगुप्त कहता है कि बताओ, तुम्हें मार्ग दूं या तुम मुझसे युद्ध करोगे। तो सेल्यूकस कहता है कि हम दोनों के लिए प्रस्तुत है, युद्ध करेंगे तो युद्ध करेंगे, अगर मुझे मार्ग देंगे तो हम चले भी जाएंगे। तो चंद्रगुप्त कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैं शांति चाहता हूँ, तुम्हें मार्ग दे देता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरा एक बार जान बचाई है, तो मैं भी तुम्हारी जान नहीं लूँगा। और कहता है, जाओ सेनापति जाओ, जब सिकंदर का जीवन बच जाए, अगर न मरे तो फिर आक्रमण करना। और यहीं पर जो है ये दृश्य समाप्त होता है और यवन सेना चली जाती है। चंद्रगुप्त का जयकारा लगने लगता है। इसके बाद तृतीय अंक आरंभ होता है। तो तीसरा अंक हम लोग, चंद्रगुप्त नाटक का जो तीसरा अंक है, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।